नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए बात करते हैं पहले आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने वीडियो में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो इन संस्थाओं के बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं पहली खबर की। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में कल भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। कल जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है। इसमें से कुछ परियोजनाओं की लागत में लागत के 80% तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अधिकतर परियोजनाओं में ये भारतीय उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जो है उस द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण संभव हुआ है। तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक एग्रीमेंट करते हैं जिसके चलते भारत में इन चीजों का निर्माण होता है। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। भारतीय वायुसेना की लंबे समय से महसूस की जा रही लड़ाकू दस्ते को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिषद ने 21 MiG-29 की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा मौजूदा 59 MiG-29 जो हैं उन विमानों की उन्नयन और 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय की 75वीं वर्षगांठ समारोह और संवैधानिक संशोधनों पर सफलतापूर्वक मतदान के लिए बधाई दी। श्री पुतिन से कल टेलीफोन पर बातचीत में श्री मोदी ने भारत और रूस की जनता के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में मॉस्को में पिछले महीने की 24 तारीख को हुई सैन्य परेड में भारतीय दल के शामिल होने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारी कोविड से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने महामारी के बाद सामने आने वाली चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए परस्पर घनिष्ठ संबंधों के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संपर्क और विचार विमर्श जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे इस साल बाद में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए श्री पुतिन की भारत की यात्रा के लिए उत्सुक हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 59.52 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,881 रोगी ठीक हुए और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 3,59,000 से अधिक हो चुकी है। इस समय देश में 2,26,947 रोगियों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 93,000 से अधिक रोगी जो है वो उपचार के बाद ठीक हुए हैं। इसके बाद दिल्ली में ये संख्या 60,000 के आसपास लोगों की है और तमिलनाडु में 53,000 के आसपास रोगी जो है कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय इन्फेक्टेड लोगों की तुलना में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 1,32,912 अधिक है। समय रहते कोविड इन्फेक्शन के मामलों के नैदानिक प्रबंधन से हर रोज 10,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 90 लाख सैंपल्स की टेस्टिंग की जा चुकी है और देश में इस समय 1,065 जांच प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 768 गवर्नमेंट की हैं और 297 प्रयोगशालाएं प्राइवेट सेक्टर में हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कोविड-19 के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो होता है उसकी कीमतों पर नजर रखे हुए हैं और देश में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित एंश्योर कर रहा है। 1 अप्रैल से सभी चिकित्सा उपकरणों को औषधि के रूप में नोटिफाई किया गया था और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत लाया गया था। नेक्स्ट खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 65 साल से अधिक आयु के और कोरोना संक्रमित तथा इसके संदिग्ध रोगियों को डाक से वोट देने की अनुमति की अपने फैसले को ठीक ठहराया है। आयोग ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि कोरोना इन्फेक्टेड जो लोग हैं वो बाकी लोगों के बीच में ना जाए और वोट देने के अधिकार से वंचित भी ना रहें। तो एक बीच का रास्ता इन्होंने निकाला कि जो लोग बीमार हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, उन्हें वोट डालने के लिए बूथ पर जाने की जरूरत नहीं होगी, वो अपना पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं अपने यहाँ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक से मतदान के लिए आयु सीमा
80 साल से घटाकर 65 साल कर दी गई है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ज्वाइंटली ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 की शुरुआत की। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है और इसमें देश और दुनिया के कहीं से भी कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस मौके पर श्री पोखरियाल ने कहा कि औषधि खोज प्रतियोगिता में सहायता के लिए ये एक राष्ट्रीय पहल है। श्री निशंक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए ये प्रतियोगिता दुनिया भर के पेशेवरों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट खबर है, पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहरी क्षेत्रों में वन भूमि को इन शहरों के निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। भारत के महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अनूठी वन भूमि का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर लगाए जाने वाले 12,000 पौधे दिल्ली के कार्यालयों के लिए एक आदर्श होंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस तरह के वन लगाने के मियावाकी तरीके, यानी मियावाकी मेथड एक है जो कि जापान के अकीरा मियावाकी के नाम पर बनाया गया है। इससे तापमान में 14 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होती है और नमी में 40% तक की वृद्धि होती है। आज की लास्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। पद्म अवार्ड्स के लिए 15 सितंबर तक नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और रिकमेंडेशन ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन जो नॉमिनेशन होगा वो केवल www.padmawards.gov.in पर दाखिल किए जा सकते हैं। ये हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। अभी बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 3 जुलाई है। 3 जुलाई 1908 को इंडिया के फेमस फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन के आरोप में, यानी कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको 6 साल की सजा हुई थी। 3 जुलाई 1922 को नॉर्वे के फ्रिडजोफ नैन्सन द्वारा बुलाई गई इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स फॉर रशियन रिफ्यूजीज, इसका आयोजन जेनेवा में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जो स्टेटलेस पीपल होते हैं उनके लिए नैन्सन पासपोर्ट्स की अवधारणा की शुरुआत हुई। ये पासपोर्ट सन 1922 से लेकर 1938 के बीच में इशू किए गए थे। तो जिन लोगों के पास जो स्टेटलेस पीपल है उनके लिए एक कदम उठाया गया था। 3 जुलाई 1928 को स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने लंदन में पहले कलर टेलीविजन ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया। उसके अलावा 3 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को 132 साल की गुलामी के बाद फ्रांस से स्वतंत्रता मिली और अहमद बेन बेला इसके पहले राष्ट्रपति बने। दोस्तों, यह थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।